दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखने के बाद में कुछ भी बाय सेल आपको नहीं करना है। बाकी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप जरूर से देख लेना। आज की मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, साथ में स्टॉक को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ होगी, अपडेट्स होगी, सब कुछ हमने डिटेल में यहाँ पे कवर की है। अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए, कल के दिन जो डाउ जोन्स का चार्ट था वैसा ही चार्ट अभी बना हुआ है, यानी गिरावट हुई थी, उसके बाद में वी शेप रिकवरी हुई थी। तो वी शेप रिकवरी के साथ में है 72 पॉइंट्स का जंप है, कुछ बड़ी गिरावट नहीं है और नॉर्मल सी तेजी हम इसको बोल सकते हैं। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो 135 पॉइंट्स का जंप है, 0.70% की तेजी है और यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है, यानी वहाँ की जो ग्रोथ कंपनीज है, टेक कंपनीज, उनके स्टॉक्स में जंप है। एक और इंडेक्स फैंग प्लस का, इसको भी देखते हैं तो यहाँ पे भी 70 पॉइंट्स के आसपास की तेजी, यानी आधे % का जंप इसमें आप नोट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। होता क्या है कि कभी कभी इंडिया का मार्केट यूएस के मार्केट के साथ में चलता है, कभी कभी इंडिया का मार्केट यूएस के मार्केट के अपोजिट चलता है और कभी कभी यूएस के मार्केट से ज़्यादा अच्छा कर देता है या फिर ज़्यादा तेजी बन जाती है यूएस के कंपैरिजन में। तो डिपेंड करता है कि एफआईज इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हैं। अब देखो, एफआईज का जो फ्लो है नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईज ने बेचा है। 30 तारीख को बिकवाली बढ़ी, 2 तारीख को बेचा, 3 तारीख को बेचा। यहाँ पे 6000 करोड़ की बिकवाली की थी, आज के दिन 2800 करोड़ की बिकवाली की है। और डीआईज इसके अगेंस्ट में अगर बाय भी करते हैं तो भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट को, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एफआईएस की जो सेलिंग होती है, बाइंग होती है, वो काफ़ी अग्रेसिव होती है। तो अगर यूएस के मार्केट में बड़ी तेजी आती है, अच्छी खासी तेजी का के साथ में यूएस के मार्केट बंद होते हैं, तो चांसेस बन सकते हैं कि इंडिया का मार्केट अच्छा कर जाए। क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हमने डिस्कशन किया था, कुछ आर्टिकल्स भी काफ़ी सारे छपने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एकदम से निफ्टी चला है, नंबर्स आना भी बंद हो चुके हैं, तो एकदम से बैड न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है कि निफ्टी की वैल्यूएशन ऐसी है वैसी है। अपन ने डिटेल में देखा है कि निफ्टी की वैल्यूएशन अभी कहाँ पे है और किस तरह से अपन सीख सकते हैं वैल्यूएशन को देख के कि निफ्टी अभी महंगा है या सस्ता है। तो उसकी जानकारी के लिए आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनसे हमको सीखने को मिलेगा। न्यूज़ को देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट में किस तरह से न्यूज़ इंपैक्ट करती है स्टॉक्स को और इन्वेस्टर्स को। देखो, जो फर्स्ट कंपनी, इसका नाम है टाटा टेक। टाटा टेक का स्टॉक अभी के समय जस्ट 6 रुपीज़ से गिरा है और जो न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, यानी कल इम्पैक्ट होगा इसका। तो टीपीजी ने अपने जो स्टेक है या जो इनके पास में होल्डिंग है इस कंपनी की, ये जो होल्डिंग है 2% की होल्डिंग है, पूरी की पूरी होल्डिंग्स ये टीपीजी बेचेगी टाटा टेक की। हो सकता है ये जो ब्लॉक डील है कल हो जाए। अमाउंट कितना होगा? 635 करोड़ के आसपास का होगा। तो देखो, ब्लॉक डील अभी काफ़ी हो रही है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी हमने देखा ब्लॉक डील हुई थी, उसमें 10% कंपनी का बिका और उसके बाद में स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई। अब क्या कुछ कंपनी में प्रॉब्लम थी या नहीं थी, वो हमने पता लगाने की कोशिश की थी पिछले वीडियो में सीखने के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि क्यों बड़ी पार्टी कंपनीज के स्टॉक्स को बेच रही है। देखो, पहला एक रीज़न आप देखोगे ना तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि पैसे नहीं बनते हैं। ऑब्वियसली जब स्टॉक का प्राइस इस तरह से चलेगा तब जाके पैसे बनते हैं, लेकिन जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो पैसे नहीं बनते और इन्वेस्टर्स का पेशेंस लूज होता है। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि कंपनी टाटा की कंपनी है या बाटा की कंपनी है, XYZ नेम है, लेकिन स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन मोड में है तो उसको होल्ड करें। और ऐसा भी नहीं होता है कि स्टॉक गिर रहा है तो उसको बेच दे। डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर कि उनको कितना होल्ड करना है, क्या उनका क्राइटेरिया है, कितना उनका टाइम फ्रेम है, इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए की है या इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए की है। तो टेक्निकल्स देखते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, उसको पता चल जाता है कि इतने महीने हो गए, इतना टाइम हो गया, स्टॉक नहीं परफॉर्म करा, तो वो स्विच करके किसी और कंपनी में जाते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो फंडामेंटल को पहले देखेगा। अगर मैं इसके आपको फंडामेंटल्स दिखाने की कोशिश करूँ तो इसमें 46 का पी रेशियो है अभी के समय। अब एक टाइम था दोस्तों जब इसकी वैल्यूएशन 80 पर थी, 80 का इसका पी रेशियो था, सुपर एक्सपेंसिव, क्योंकि उस समय मार्केट काफ़ी ऊपर था। और आईपीओज में होता है ये, आपको पता है कि जब भी मार्केट हाई होता है तो आईपीओज में कंपनी अपने स्टेक बेचती है ताकि उनको ज़्यादा प्राइस मिले। उसी की बदौलत 80 पर बिका ये स्टॉक लिस्टिंग पर। अभी कोई रिकवरी नहीं बनी है, 45 का इसका पी रेशियो हो चुका है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 45 का जो पी रेशियो है वो जस्टिफाई करता है इस कंपनी के लिए या फिर नहीं। देखो, अगर आप देखोगे बाकी टेक कंपनी, ट्रेडिशनल टेक कंपनी, तो 30-35 के आसपास का पी होता है उनका। अब इसको ट्रेडिशनल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास में ईवी का इंजन है, ईवी का एक सेगमेंट है।
लेकिन उस ईवी के सेगमेंट में ग्रोथ नहीं दे पा रहा है। केपीआई टीटेक स्टिल ग्रोथ दे रहा है, पर यहाँ पे ऐसी कोई ग्रोथ दिखती नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे 600 करोड़ का प्रॉफिट है, 600 अटका हुआ है। वैल्यूएशन इसको ऐसे मिली 200 400 600 करके, लेकिन फिर कंपनी का प्रॉफिट ऐसा रुक चुका है। तो मार्केट जो वैल्यूएशन इसको दे रखा था वो वैल्यूएशन भी वापस चलेगा। हो सकता है ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज की तरह वैल्यूएशन मिले 30-35 के आसपास, इसी वजह से स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ अभी इसमें इतनी है नहीं जिस तरह की वैल्यूएशन है। तो हो सकता है इसी वजह से जो कंपनी की बड़ी पार्टी है, बड़े इन्वेस्टर्स है, वो इसको बेचने की कोशिश करें। बाकी दोस्तों देखते हैं कि किसकी कितनी होल्डिंग्स है। प्रमोटर इसके अंदर है 55% के साथ में, एफ 3% के साथ में है, और डी 2.5% के साथ में है। तो एफ ने बेचा नहीं और डी ने बेचा है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे सेलिंग मोड ऑन है, क्योंकि अभी कोई भी नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। अब देखो इसमें जो न्यूज़ आई ना, ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी $8 मिलियन केन्स होल्डिंग के अंदर, इसी की जो कंपनी है उसके अंदर। अब यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट होगा इतना बड़ा, $8.8 मिलियन में ही है, ठीक है। तो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि अपने जो ऑपरेशन है उसको मजबूत बनाए, फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि इन कंपनीज़ के पास में काम अभी बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर, हाई टेक, इन सभी कंपनीज़ के पास में अच्छा खासा काम है, और इन सभी कंपनीज़ को वैल्यूएशन भी अच्छी खासी मिली हुई है। 1:6 का पी रेशो है, सुपर एक्सपेंसिव। लेकिन क्या जस्टिफाई करती है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट इस वैल्यूएशन को, उसको भी देखते हैं। क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होगी। कुछ टाइम तक स्टॉक महंगा रहता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वैल्यूएशन वापस से मार्केट लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे तो ग्रोथ है 10, 42, 95, 183, 293, तो ग्रोथ अच्छी है। तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यूएशन मेंटेन है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 100% के CAGR के साथ में कंपनी का मुनाफा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे होल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो एफ ने बेचा है, 14 का 11 हो चुका है, लेकिन डी ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। लिस्टिंग थी इसकी 745 रुपीज़ के आसपास, 6000 के आसपास आ चुका है। एक बड़ा कट्टा भी लगा था मार्केट के गिरने की वजह से, लेकिन अभी रिकवरी करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी को लेकर। इसके बाद में दोस्तों जो थर्ड कंपनी है इसका नाम है आर सिस्टम। यहाँ से अपन क्या सीख सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो कंपनी ने पार्टनरशिप कर दी है एक कंपनी के साथ में जिसका नेम आप देख सकते हैं, AI और हाइब्रिड इंफ्रा के लिए। और कंपनी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहती है, तो अल्टीमेटली कंपनी चाहती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हो, इस वजह से ये पार्टनरशिप हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है भावुक त्रिपाठी, आप सर्च कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक ही कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग्स लेके चलते हैं, मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट होल्डिंग। कुछ करोड़ का इन्वेस्ट करते हैं और कुछ 1000 करोड़ भी बन जाते हैं काफ़ी सारी कंपनी इसमें। इनके पोर्टफोलियो में एक कंपनी होती है जो पब्लिकली डिस्क्लोज होती है। देखो छोटा मोटा स्टेक होगा बड़ी बड़ी कंपनीज का तो वो दिखता नहीं है, हो सकता है हो इनके पास में, बट स्मॉल मिड कैप की बात करें, एक स्टॉक इनके पास में होता है, उस तरह की इन्वेस्टिंग ये करते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये सोचनी है कि अगर कोई भी इंसान ये सोच रहा है कि मैं एक स्टॉक रखूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट आते हैं कि एक स्टॉक बता दो जिसमें पूरा पैसा लगा दे, या एक स्टॉक ऐसा कौन सा हो सकता है जिसमें पूरा पैसा लगाए। तो वो अगर आपको करना है तो आपको ये देख के नहीं करना है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर ही कर रहा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रमोटर के साथ में बातचीत कर सकता है, मेजर स्टेक लेगा तो उसके पास में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो टाइम टू टाइम कंपनी के साथ में अपडेटेड रहेगा, जो हम नहीं रह सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है एक स्टॉक की, रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 का पी है। अब इन्होंने इस कंपनी में स्टेक लिया है, लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ पा रहा है? नहीं। 141 करोड़ का प्रॉफिट था 6 साल पहले, 5 साल पहले, आज भी इतना प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या होता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में एंट्री करता है तो उसके पीछे पीछे रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर लेते हैं, स्टॉक के प्राइसेस उड़ जाते हैं, ताकि बड़े इन्वेस्टर को एग्जिट करने में आसानी हो जाए। आई थिंक उन्होंने कुछ बेचा भी है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सीखनी है। रिटर्न्स अच्छे बने हैं, 5 साल में 300% के हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये तो आई थिंक 7-8 गुना ईजिली हुआ था, उसके बाद में स्टॉक गिरा भी है। तो बेटर ये है किसी को देखकर कॉपी ना करें। कंपनीज की बैलेंस शीट, फंडामेंटल, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं इनके साथ में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते हैं। अगली जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है HDFC बैंक। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से क्या न्यूज़ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो 27 तारीख को एक न्यूज़ आई थी कि कंपनी की जो यूनिट है जिसका नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विस, ये सेबी की हरी झंडी के बहुत करीब है। $1.5 बिलियन का IPO आएगा, ठीक है, साइज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे तो कंपनी को एक अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से IPO लाने के लिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जो कि HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी है।
सब्सिडरी कंपनी का मतलब एचडीबी फाइनेंशियल की 50% की होल्डिंग या 50% से ज़्यादा की होल्डिंग एचडीएफसी बैंक के पास में है। तो अगर एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ प्लस में खुलता है और उसके बाद में तेजी बनती है तो एचडीएफसी बैंक को भी फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि तेजी अगर बनती है प्राइस एक्शन की ओनली, तो एचडीएफसी बैंक इतना नहीं बढ़ेगा। कैसे पता कर सकते हैं? आपने देखा बजाज फाइनेंस, उसकी सब्सिडरी आई बजाज हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या थी, इतना महंगा हुआ। लेकिन बजाज फाइनेंस एकदम से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो अनरियलिस्टिक था। मार्केट को पता था कि ग्रेजुअली बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं चलेगा, वैसी वैल्यूएशन लेके बैठा हुआ है तो वो नहीं टिकेगा, तो बजाज फाइनेंस उस हिसाब से नहीं चला। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये होगा कि किस वैल्यूएशन पे लेके आते हैं, वो एक खेल है। और मुझे लगता नहीं है कि जनता के लिए मतलब बहुत सस्ते में लेकर आ जाएगा, क्योंकि ये बैंक ये सब समझते हैं कितनी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो देखना ये पड़ेगा कि एच डी बी फाइनेंशियल लिस्ट होने के बाद में, क्योंकि लिस्टिंग के बाद में ओ एफ एस भी है, साथ में फ्रेश इशू भी है, तो पैसे भी आएगी कंपनी को ग्रो करने के लिए। लिस्टिंग के बाद में कुछ साल में कैसा ग्रो करता है, अगर एच डी बी फाइनेंशियल अच्छा ग्रो करता है तो एच डी एफ सी बैंक को फ़ायदा होगा, और उस समय एच डी बी फाइनेंशियल के जो स्टॉक्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, उनका फ़ायदा होगा। तो अभी पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर देखेगा लिस्टिंग गेन के लिए, जो देख सकता है जीएमपी से, ग्रे मार्केट के प्रीमियम से। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ, लिस्टिंग गेन्स मिले इन्वेस्टर्स को, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन देख के बुक किया होगा तो फायदे में रहे होगे। वही काम अब यहाँ पे हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, प्राइस कितनी क्या वैल्यूएशन होती है, कैसा जीएमपी होता है। मार्केट अभी ठीक ठाक से कर रहा है तो आईपीओ आना भी शुरू हो चुके हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक ने पैसा डुबोया नहीं यस बैंक की तरह, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा भी बना नहीं, तो डिफेंसिव स्टॉक है। देखते हैं आगे चल के किस तरह का यहाँ पे लिस्टिंग होती है और क्या कुछ वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इथोस है। यहाँ से क्या सीख सकते हैं? देखो कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है राइट इशू करने का। रेस करेगी कंपनी 4.10 बिलियन रुपीस। अब देखो होता क्या है, राइट इशू को आप समझो, राइट यानी अधिकार हिंदी में। जब भी कंपनी को पैसा उठाना होता है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने स्टॉक्स को मार्केट में बेच के पैसा उठा सकती है, ओएफएस लेके पैसा उठा सकती है, एक राइट इशू लाके पैसा उठा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको राइट है, आपके पास में अधिकार है कि कंपनी का स्टॉक अभी 2751 पर चल रहा है तो आपको वो सस्ता खरीदने का मौका मिले। अब राइट इशू कंपनी अगर 2500 पे लेके आती है, 2200 2300 पर लेके आती है, तो जो इसके पहले से शेयर होल्डर है उनको राइट मिलेगा। इससे क्या होगा, देखो कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी के पास में पैसा आएगा तो कंपनी आगे चल के उसको ग्रो करने की कोशिश करेगी, पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। इथोस का आपको पता ही है, इथोस लग्जरी वॉचेस बेचती है रिटेल में, और यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स देके 271% का है। लिस्टिंग को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अच्छी ग्रोथ बनी है, यहाँ पे गिरावट आई, उसके बाद में रिकवरी आप इसमें देख सकते हैं। आइडिया को लेकर एक खबर है, इससे भी अपन सीखेंगे। आइडिया ये छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, येस बैंक ये बहुत एक्टिव होते हैं। अगर आपने देखा होगा अपनी एप्लीकेशन या जो भी आप यूज़ करते हो उसमें आता होगा कि रिटेलर्स के मोस्ट फेवरेट है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड चलते हैं हाई वॉल्यूम के साथ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, आइडिया को लेकर एक न्यूज़ है, सबसे पहले वो आप नोट कर सकते हैं। आइडिया का आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पास में पैसे की कमी है, लॉसेज हो रहे हैं, कर्जे हैं, कंपनी नहीं चल पा रही है कंपटीशन की वजह से। तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर मोनोपोली ना बने, दो ही प्लेयर बचे, भारतीय एयरटेल और रिलायंस, तो इनकी मोनोपोली ना बने तो क्या है, सरकार कोशिश करेगी बाकी जो कंपनीज है वो भी मार्केट में टिकी रहे, ताकि इनको प्राइसिंग पावर नहीं मिल जाए, अननेसेसरी प्राइजेस बढ़ा के ये बेच नहीं अपनी सर्विसेज को। तो आइडिया के ऊपर सरकार कोशिश करिए कि बच जाए पैसे दे दे के। तो अभी क्या है दोस्तों, पैसे दिए हैं, काफ़ी इन्वेस्टिंग की है, काफ़ी सरकार ने पैसे लगा दिए हैं, बैंक्स ने लोन दिए हैं, बट कंपनी इम्प्रूव इतना नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए। तो अभी सरकार ने हाथ खड़ी कर लिए थे, वापस आप देखोगे तो सरकार अभी यहाँ पे इनको सहायता कर सकती है। कंपनी रिक्वेस्ट करेगी बैंक को कि हमारे जो फ्रेश लोन है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सरकार अभी कंसीडर कर रही है कि इनको दे थोड़ा सा कंसेशन, जो भी लैंडर वगैरह है जो इनको पैसे दे चुके हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। बाकी दोस्तों एज एन इन्वेस्टर ये देखेगा कि उनके पास में दो तरह की कंपनी है, एक ए कंपनी है जो ऐसी चलती है, एक बी कंपनी है जो इस तरह से है। तो इन्वेस्टर हमेशा ए कंपनी के सामने जाएगा, कभी भी वो रिवाइवल की इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा कि इतना बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा कि कंपनी मतलब कचरे से सोना बन जाएगी, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ट्रेडर लोगों के लिए ठीक है चीज़, वो भी बहुत रिस्की ट्रेडर के लिए, बाकी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। 3:08 के आसपास की न्यूज़ है और जैसे न्यूज़ आई स्टॉक का प्राइस बढ़ गया।
देखिए, कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो तेलंगाना पॉल्यूशन बोर्ड है, इन्होंने इनकी एक फैक्ट्री है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, नेम मेंशन कर रखा है, इस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया था पॉल्यूशन की वजह से। तो वो जो आदेश था वो इस बोर्ड ने हटा लिया है, यानी ये जो फैक्ट्री है चला सकते हैं। तो जैसे न्यूज़ आती है, स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। जैसे आप देखोगे 3:08 के आसपास की न्यूज़ थी और 3:08 एकदम से एक स्पाइक आती है, एकदम से तेज आती है। ठीक है, 109 का पी है, थोड़ा सा देखो, और यहाँ पे स्टॉक रिकवर करने की कोशिश करा। एक्सप्लोजिव केमिकल्स कंपनी बनाती है सोलार इंडस्ट्री की तरह, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। सोलार ने तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। वैल्यूएशन दोनों को मैच करना, कौन सा भी सस्ता है कौन सा महंगा है, ताकि आपको ज़्यादा सीखने को मिल जाए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों एचएएल है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी डिलीवर करेगी तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट को इसी महीने, क्योंकि इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी एयर चीफ की तरफ से कि आप बहुत डिले कर रहे हो, पैसे आप पहले ले लेते हो, काम नहीं करते हैं। तो ये अभी डिलीवरी करने वाले हैं, तो अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिकवरी, डिफेंस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, वो चीज़ आप देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों ब्लॉक डील का भी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 7% के साथ में ओला भी गिरा था, 8% के साथ में। रिपोर्ट ये आती है मेजर ब्लॉक डील हुंडई मोटर ने कंप्लीटली तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफलोड किए इसके स्टेक 14.22 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गिरावट हुई। तो ब्लॉक डील्स अभी चल रही है, काफ़ी बिकवाली अभी चल रही है। देखते हैं आगे चल के कौन सी कंपनी इसमें ब्लॉक डील होती है। बाकी आज के लिए दोस्तों ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं जो कल के मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। बाकी पिछली वीडियो को भी आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।